Welcome to all of you. In this session, मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है और मैं आपके साथ इन्वायरमेंटल लॉ डिस्कस कर रहा हूँ। इन्वायरमेंटल लॉ के सिलेबस को आज मैं आपके साथ एक बार फिर से डिस्कस करूँगा कि इसमें आपको पढ़ना क्या है, क्या क्या सिलेबस आपके लिए बाकी है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको किस प्रकार से उसके उत्तर देने हैं जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंटल लॉ जो आपका 7वां पेपर है थर्ड ईयर में, इसमें 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 36 है। 5 प्रश्न पूछे जाते हैं जो प्रत्येक प्रश्न 20-20 नंबर का होता है और उसमें से आपको 5 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। पिछली बार जो आपने एग्ज़ाम दिया था उसमें आपके 10 प्रश्न पूछे गए थे। चूँकि कोरोना पीरियड था तो उसमें आपसे सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा गया था और जो टाइम था वो 2 घंटे का था। वैसे टाइम अगर जो पेपर आम तौर पे होते हैं तो 3 घंटे का होता है। अभी भी कोरोना संक्रमण का दौर चल रहा है, इसलिए आपको पता है ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं और जो रेगुलर क्लासेस हैं वो हो नहीं पा रहे हैं। निश्चित रूप से उससे आपको हानि तो हो रही है, लेकिन हो सकता है ये कोई कंफर्म नहीं है कि इस बार भी पिछली बार की तरह के पैटर्न अपनाए जाए और 10 प्रश्नों में से 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हों 60 नंबर के, तो आप उसके बहुत अच्छे से दीजिए। फ़िलहाल मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपसे क्या सिलेबस है इन्वायरमेंटल लॉ में। इन्वायरमेंटल लॉ के अंतर्गत जो आपको पढ़ना है वो इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को पढ़ना है, इसके ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन ऑफ द एक्ट, डेफिनेशन पढ़ने हैं, जनरल पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू डायरेक्शंस, प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबैटमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस, पेनल्टीज पढ़ना है एंड प्रोसीड्योर क्या है इसके, स्टैंडर्ड फॉर इमिशंस ऑफ और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूएंट्स, इसको देखना है। देखिए, इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ाने के पीछे मकसद यही है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसे अच्छा रहे, पॉल्यूशंस उसमें कम से कम हो, मानव जीवन की रक्षा की जा सके, जो और भी पशु पक्षी हैं, जो और भी इन्वायरमेंट में पेड़ पौधे हैं, उन सबों को कैसे संरक्षण किया जा सके। और इसके लिए लॉ जो बनाए गए हैं उसके अंतर्गत आपको दूसरा ये पढ़ना है कि द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, डेफिनेशन है इसके, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, पेनाल्टीज एंड प्रोसीड्योर्स, रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स। तो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंतर्गत आपको ये एक पढ़ना है। तीसरा है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन। अब वाटर पे लेकर के पढ़ना है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसमें इसके एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट एंड डेफिनेशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स एंड फंक्शन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स, जैसे आपने एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में देखा। जॉइंट बोर्ड्स फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन, उसको देखना है। पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स क्या क्या हैं, पेनल्टीज एंड प्रोसीड्योर्स क्या हैं। तो जो एयर के बारे में है उसी तरीके से वाटर पॉल्यूशंस के बारे में भी पढ़ना है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसको। और अगला पढ़ना है लॉ रिलेटिंग टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन इन राजस्थान। स्पेशली राजस्थान को लेकर के क्या रूल रेगुलेशन है एयर के बारे में, वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन पे के बारे में हैं। इसके अंतर्गत द राजस्थान वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन रूल्स 1974, द राजस्थान वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन अपील रूल्स 1977, द राजस्थान एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन रूल 1983 एंड द राजस्थान नॉइज कंट्रोल एक्ट 1963 एंड और उसके बाद जुडिशियल एक्टिविटी टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। जुडिशियल एक्टिविटी क्या रहा, जो जुडिशरी जो अपने फैसले सुनाती हैं वो कितना एक्टिव उस फैसले के द्वारा, जुडिशरी का क्या रोल रहा इस जो पॉल्यूशन है इसको रोकने में, इस एक्ट को लागू कराने में। तो इस प्रकार से ये आपको पढ़ने हैं। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पढ़ना है,
इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को देखना है। दूसरा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 के अंतर्गत जो मैटर है उसको देखने हैं। और तीसरा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974। और फिर लॉ रिलेटिंग टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर वाटर एंड नॉइज पॉल्यूशन इन राजस्थान, ये आपको पढ़ना है। इसमें कुछ लेटिंग केसेस हैं वो आपको देखने हैं। ये जो लेटिंग केसेस हैं ये आएंगे डिस्कशन के दौरान, इसको हम लोग देखेंगे। हाँ, तो मैं डिस्कस कर रहा था कुछ लीडिंग केस हैं इसमें, उस लीडिंग केस को देखना है। ये जो हम लोग स्टडी करेंगे उसके दौरान ये केसेस आएंगे, इसको हम लोग देख लेंगे। और कुछ सजेस्ट किए गए हैं बुक जिसको आप देख सकते हैं। ये कुछ बुक्स हैं। सिंह सीपी पर्यावरण विधि है, शास्त्री जी का एक ध्वनि प्रदूषण का बुक है। जैन सुरेश एंड जैन विमला एनवायरमेंटल लॉ इन इंडिया है। गुरबख्श सिंह एनवायरमेंटल लॉ इंडिया। दीवान श्याम एंड अरविंद का है एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी इन इंडिया 2002। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट है 1974 का, इसको आप बेयर एक्ट इसका ले लीजिए। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 है, ये है। इसके थ्रू अभी आप पढ़ाई कर सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। बाकी मैं डिस्कस करूँगा वीडियो में डिटेल्स इसकी, जब आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से हम लोग स्टडी करेंगे इसको। दूसरी बात जो मैं करने जा रहा था वो ये कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो सबसे पहला जो आपका काम होता है, मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा है कि वो अगर उन्हें 5 प्रश्न लिखने हैं तो वो 2-3 प्रश्नों पे इतना ज़्यादा समय दे देते हैं कि बाद के 2 प्रश्नों के लिए बहुत कम समय मिलता है, और वो उस प्रश्न के उत्तर आते हुए भी वो उसे पूरा नहीं लिख पाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट। आपको अपने सब प्रश्नों के लिए टाइम मैनेजमेंट करना होगा। आपको हर प्रश्नों पे बराबर समय देने होंगे। तो अगर आपके 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आपके पास 3 घंटे हैं, मीन्स 180 मिनट है, तो आप लगभग 32-33 मिनट हर प्रश्न के लिए आप रखें, ताकि 15-20 मिनट इसलिए बचा करके रखें कि किसी क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा समय लगता है तो उसमें वो आप मैनेज कर सकें, रिवाइज कर सकें, फिर से उसको देख सकें। तो ये आपका टाइम मैनेजमेंट उससे अच्छा हो जाएगा, आप सभी प्रश्नों पर समय दे सकते हैं। दूसरी बात, आप जब भी प्रश्नों के उत्तर लिख रहे हैं तो आपको एक ही पेन यूज करना है। मैं जनरली ये देखता हूँ कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो कई कलर के पेन यूज करते हैं, और कई कलर पेन यूज करने के कारण, चलिए हमारे यहाँ तो उतनी कड़ाई नहीं है, उतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है यूनिवर्सिटी, वरना अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह की चीज़ों करते हैं तो एक तरह से इसको माना जाता है कि आपने कॉपी में किसी न किसी प्रकार की कोडिंग की है, और आप इस कोडिंग को करके अगर आप लिख रहे हैं तो आपके नंबर काटे जा सकते हैं, आपको डिबार्ट किया जा सकता है, इससे एग्जामिनेशन से आपके पेपर को कैंसिल किया जा सकता है। तो आप एक ही प्रश्न के उत्तर लिखिए। अभी तक आप लिखते आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही कर रहे हैं। अभी की वो आदतें रहेंगी तो आगे भी वैसे ही आपकी आदतें चलेगी। हाँ, आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इस तरह के काम करके आप जिस चीज़ों को हाईलाइट करना चाहते हैं वो आप करें। दूसरी बात कि आपके जो भी प्रश्न आप लिखते हैं उसमें जिस प्रश्न के आप उत्तर लिख रहे हैं उस प्रश्न की संख्या को लिखें। मान लीजिए आपने जैसे प्रश्न संख्या 8 लिख रहे हैं तो आप लिखिए प्रश्न संख्या 8। भले ही आपको 5 प्रश्नों के उत्तर देने हों, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिख दिया। नहीं, जिस प्रश्न के आप उत्तर लिख रहे हैं उन प्रश्नों की संख्या लिखिए। बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने देखा है कि वो ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे लिखा और उसी वैसे ही लिख करके कंप्लीट कर दिया। तो वैसी स्थिति में जो आपका एग्जामिनर होता है उसे वो ढूंढना पड़ता है कि उन्होंने कौन से प्रश्न का उत्तर लिखा है, और जब एग्जामिनर को वो ढूंढना पड़ता है तो निश्चित रूप से उन्हें ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है आपके कारण, आपकी गलती के कारण। तो वहाँ पे आपके नंबर कुछ ना कुछ कम हो जाते हैं। स्पष्ट लिखें। एक बात ये है, और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जब उत्तर लिख रहे होते हैं तो उस उत्तर को लिखने में आप
ना तो बहुत छोटा छोटा लिखें और ना ही बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखें। आप जिसको लिख रहे हैं, जिन भी बातों को लिख रहे हैं, उसमें अगर कोई ऐसी बातें हैं जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं, तो आप उसको अंडरलाइन करिए। आप किसी एक पॉइंट को लिख रहे हैं और अब दूसरे पॉइंट पे आप लिखने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप क्या करें, आप थोड़े से जगह छोड़ दें, एक लाइन या 2 लाइन छोड़ दें वहाँ पे, फिर आप अगले लाइन से लिखना शुरू करें। फिर आपने अगर कोई पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट को स्पष्ट रूप से ऐसा लिखें कि वो एक नज़र में दिखे। अगर आप कोई केस लिख रहे हैं तो उस केस को भी आप थोड़े स्पेस दे करके लिखें, ताकि वो दिखे कि आपने ये केसेस लिखा है। केस को ऐसा ना लिखें कि वो आपकी जो लाइनिंग, आपकी जो लिटरेचर चल रहे हैं कंटिन्यूटी में, वहाँ पे ही केस भी उसके अंदर लिख दिया, तो वो उस तरह से निकल के नहीं आ पाता है, एक झलक में दिखता नहीं है। तो आप उस तरह से लिखें। तीसरी बात है, बहुत सारे लोग जो केस लिखते हैं उसमें साइटेशन के ईयर, उसके नंबर, उसके पेज नंबर, यहाँ तक ईयर तो लिखना चलो ठीक है, ईयर लिखना भी चाहिए जो इंपॉर्टेंट केस हैं उसके, लेकिन उसके साइटेशन पेज के नंबर तक लिख डालते हैं, तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि इतना कैसे लिखा गया है। तो और कितने बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कुछ भी लिख देते हैं नंबर, जो वास्तव में है भी नहीं, ये बताने के लिए कि उन्हें ये पता है। तो वैसी स्थिति में आपके नंबर कट सकते हैं। आप अगर अपने उत्तर को साफ साफ लिखते हैं और सेम मैटर कोई दूसरा लड़का लिख रहा है और वो उसको अस्पष्ट लिख रहा है, तो वैसी स्थिति में जो प्रश्न साफ साफ लिखे होते हैं, जिसके उत्तर साफ साफ लिखे होते हैं, वहाँ पे निश्चित रूप से दूसरे जो अस्पष्ट लिखे होते हैं उनसे 1-2 नंबरों का फ़र्क पड़ जाता है। अब आप देखिए, अगर आपने एक प्रश्न में 1 नंबर ज़्यादा ले लिया तो पूरे एक पेपर में आप 5 से 6 नंबर ज़्यादा ले आते हैं। 5 अगर प्रश्न लिखने हैं तो 5 नंबर, किसी में 2 नंबर का फ़र्क पड़ गया, मतलब 5-7 नंबरों का फ़र्क पड़ जाता है एक पेपर में। अगर आपके 9 पेपर हैं तो 45 से 50 नंबर आपके फ़र्क पड़ जाते हैं, और तीनों ईयर अगर आप देख लें तो लगभग 150 नंबरों का फ़र्क पड़ जाता है, और ये 150 नंबर आपके बहुत वैल्यूबल हैं। तो आप उस सिर्फ एक नंबर को नहीं देखिए, आप देखिए कि टोटल ओवरऑल आपका 150 नंबर जा रहा है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो ये 1-2 नंबर बहुत होते हैं, यहाँ तो 100, अगर 10 आप 5-6 पेपर को एग्ज़ाम दे रहे हैं, जुडिशरी की एग्ज़ाम में जा रहे हैं, तो वहाँ तो अगर 5 पेपर है और 5 पेपर में अगर 25-30 नंबर का भी फ़र्क पड़ गया तो वो आपको आपकी मेरिट लिस्ट को कहाँ से कहाँ पे लेके चला जाएगा। तो ये आपको बहुत ध्यान देना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब आप प्रश्न उत्तर लिखना शुरू करते हैं तो आपके जिस पेज में आपके उत्तर खत्म होते हैं, तो अगला प्रश्न आप नेक्स्ट पेज से शुरू करें तो वो बहुत अच्छा होता है और वो स्पष्ट तौर से दिखता भी है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान देने हैं। एग्जामिनेशन में उत्तर लिखने के समय इसको ध्यान देना है, स्पष्ट लिखना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, इम्पॉर्टेंट बातों को इस प्रकार से लिखना है जो हाइलाइट्स हो, दिखे, और बहुत सारे रंग बिरंगे कलमों का उपयोग ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग इसके जो टॉपिक हैं द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इससे शुरू करूंगा आपके साथ, और इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में कुछ आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।